4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। अभय दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल, फ्रांस, लाखों लोग अचानक नौजवान नागरिक सड़कों पर आते हैं। दुनिया में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, देश में तानाशाही के खिलाफ, देश में आर्थिक विषमताओं के खिलाफ। और लोगों को लगने लगा है कि सरकारें जो चल रही हैं वो सही नहीं चल रही। वो कहीं उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही हैं, कहीं भ्रष्टाचार कर रही हैं। नेपाल में एक मंत्री के बेटे का 5 स्टार होटल जला दिया, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। लेकिन पूरी दुनिया में ये जो माहौल बन रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर आ रहे हैं। मैं भारत की दृष्टि से और पूरी दुनिया की दृष्टि से पूछना चाहता हूँ, ये हो क्या रहा है दुनिया में। भारत महात्मा गांधी के सपनों पर चलने वाला देश है, हम कभी हिंसक नहीं हो सकते, लेकिन गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अपना नारा तो एक घर में बैठकर नारा तो लगा सकते हैं कि भाई वोट चोरी स्वीकार नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं का हनन स्वीकार नहीं है। क्या ये अकेले छत पे खड़े होकर नारा लगाना भी एक बड़ी क्रांति को जन्म दे सकता है? और फिर इन सारी घटनाओं का अचानक होने के पीछे कारण क्या है? कोई बहुत बड़ी ताकत है या फिर लोगों को गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है कि सरकारें उनकी सुन नहीं रही हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, जब नेपाल में ये सब हो रहा है तो उसी वक्त फ्रांस की सड़कों पर भी छात्रों का, उसी तरीके से नौजवानों का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है और वहां भी काफी उन्होंने हंगामा किया और बड़ी मुश्किल से उसको वो लोग काबू में कर पाए, शायद काबू में नहीं भी कर पाए और अभी भी वहां पर उसके अंदेशे हैं। लेकिन फ्रांस के कारण दूसरे हैं। जो दक्षिण एशिया में भारत के पास अड़ोस पड़ोस के छोटे देश हैं, उनमें जो होने वाली जो 2022 में, 2021, 22, उसके बाद में 23, 24 लगातार जो इस तरह की घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं, इसके पीछे शासकों की, हुक्मरानों की नाकामी तो है ही, लेकिन इसके पीछे ये भी है कि ये पूरा क्षेत्र अमेरिका और चीन की आपसी होड़ का अखाड़ा बन गया है। चीन तमाम छोटे छोटे देशों को बहुत बड़े बड़े कर्ज दे रहा है। चीन बड़े बड़े कर्ज देकर उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर चीन ने कब्जा कर लिया और उसके जरिए उसने जबरदस्त उन क्षेत्रों में उन देशों में अपनी घुसपैठ की और पूरी तरीके से पाकिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, नेपाल को, इन तमाम देशों को चीन ने अपने शिकंजे में ले लिया। अमेरिका इस चीज को हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा और कुछ नहीं करेगा, ये असंभव था। अमेरिका ने भी अपने तरीके से गतिविधियां बढ़ानी शुरू की और उसने एक एक करके इन देशों को चीन के कब्जे से निकालकर अपने शिकंजे में लेने का क्रम किया। सबसे पहले उसने श्रीलंका में किया। IMF का जबरदस्त लोन वहां दिया गया और इस वक्त स्थिति यह है कि जो वहां श्रीलंका में जो उत्पात हुआ था, उसके बाद पूरा का पूरा श्रीलंका पूरी तरीके से अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। नेपाल पूरी तरीके से चीनमय था, पूरी तरीके से चीनमय था। अब इस वक्त स्थिति ये नेपाल में ये है कि वहां पर जिन जिन लोगों को नेपाल का काम चलाऊ प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा की जा रही है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उनके तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बालन शाह हों, चाहे वो हों जिनको अभी जो जेल में बंद थे, उनको जेल तोड़ के छुड़ाया गया है। ये स्थिति है वहां पर। अच्छा, अब आप बांग्लादेश में आइए। बांग्लादेश में शेख हसीना के चीन के साथ बहुत नजदीकी रिश्ते थे और जिस तरह से वहां पर उनके खिलाफ विद्रोह हुआ और उस विद्रोह ने जो दिशा पकड़ी, उससे बांग्लादेश भी जो है ना, अब यूनुस वगैरह कौन है, ये बिल्कुल इनके तार अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र चीन और अमेरिका के आपसी संघर्ष का शिकार हो गया है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों की जो नाराजगी है, लोग जो विद्रोह कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, मैं उनको अमेरिका परस्त कह रहा हूं या उनको चीन परस्त कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लोगों को हर उस सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का, नारा लगाने का, उनके खिलाफ बगावत करने का, आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, जो उनकी आकांक्षाओं और कसौटियों पर खरे नहीं उतरते, जिनमें हेकड़ी है, जो लोकतंत्र को कुचलते हैं, लोकतंत्र की संहिताएं हैं उनका सम्मान नहीं करते हैं, जो अर्थव्यवस्था ठीक से चला नहीं रहे हैं, सुशासन नहीं दे रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचारी हैं, जो कि जनता के पैसे से अय्याशियां कर रहे हैं, जैसा कि नेपाल में हुआ। लोगों को उसके खिलाफ विद्रोह करने का हक है पूरा। लेकिन अमेरिका लोगों की नाराजगी को बहुत ही चालाकी से पकड़कर और अपनी योजनाओं के मुताबिक उनको एक खास रूप दे रहा है। कम से कम मेरी समझ तो यही है।
वरना असंभव है कि श्रीलंका में इस तरह का होता कुछ और भी हो सकता था। बांग्लादेश में हुआ जिस तरीके से हुआ और नेपाल में जिस तरह हुआ, उससे तो बात पूरी तरीके से खुल के सामने आ गई है। अब इस पूरी प्रक्रिया में भारत क्या कर रहा है? पूरी प्रक्रिया में भारत की स्थिति यह है कि ये कहां क्या हो रहा है, इसका ना तो इनको कोई पूर्वानुमान है, ना उसकी कोई समझ है, ना उसके खिलाफ कोई चेतना है। इनका खुफिया विभाग पूरी तरीके से ढक्कन है। इनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल, उनको कुछ नहीं पता है किसी भी चीज के बारे में। उनको ये तक नहीं पता है कि भूटान में कुछ हो जाए तो अजित डोभाल उसको भी नहीं, उसके बारे में भी सरकार को चेतावनी नहीं दे सकते। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, मेरे ख्याल से सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अक्षम विदेश मंत्री अगर कोई होगा तो वो एस जयशंकर होंगे। उनका कोई काम नहीं, उनका काम केवल ये है कि प्रधानमंत्री के लिए वो पप्पी झप्पी की विदेश नीति चलाते रहें और प्रधानमंत्री को फोटो अपॉर्चुनिटी उनके लिए मुहैया कराते रहे और प्रधानमंत्री की बल्ले बल्ले होती रहे। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते। तो भारत का जो खुफिया तंत्र है वो ठप पड़ा हुआ है। उनके जो अब जैसे अभी टीवी पर एक विदेशी मामलों के जानकार कह रहे थे कि नेपाल में चीन का हाथ ज्यादा है कि अमेरिका का हाथ ज्यादा है, कौन क्या कर रहा है, इसकी जानकारी हमारे खुफिया सूत्रों को लेनी चाहिए। हमारे खुफिया सूत्र जरूर वहां जानकारी जमा कर रहे होंगे। हमारे खुफिया सूत्रों को कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलटा जा रहा था तो ढाका के अंदर रॉ के और इंटेलिजेंस ब्यूरो का बहुत बड़ा स्टाफ मौजूद था। वो शेख हसीना की सरकार के साथ नियमित संपर्क में रहता था। यहाँ तक कि शेख हसीना को वो कुछ मदद भी करता था अपने तरीके। शेख हसीना जो भी उनसे मदद मांगती थी पूरी तरीके से उनके साथ काम करता था। वो शेख हसीना को चेतावनी नहीं दे पाया कि आपके खिलाफ इतना बड़ा जन विद्रोह होने के लिए जा रहा है और विश्वविद्यालय के छात्र आपका तख्ता पलट देंगे, वो नहीं। अब आप नेपाल को देखिए, नेपाल में फौज चुपचाप खड़ी रही और उसने नौजवानों को चुन चुन कर मंत्रियों की सबकी पिटाइयां लगाने दी। सबकी जायदाद जितनी भी थी, उनके जो होटल थे, उनके जो पेट्रोल पंप थे, उनके जो सुपरमार्केट थे, उनके जो अपने घर थे, उन सब में आग लगाने दी। जब ये काम पूरे दिन हो गया, यानी 2 दिन जब ये गतिविधियां हो गई, उसके बाद में फिर फौज ने कहा कि अब हम आगे और नहीं करने देंगे आपको। अब आप जो हथियार आपने छीने सुरक्षा बलों से, वो आप सरेंडर कर दीजिए। अब हम आगे आपको कोई काम नहीं करने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए, ओली को जो सेनापति हैं उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। नेपाल के इतिहास में कभी भी किसी भी फौजी जनरल ने किसी चुने हुए प्रधानमंत्री से ये नहीं कहा आज तक कि आप इस्तीफा दे दीजिए। जब प्रचंड प्रधानमंत्री हुए थे पहली बार, तब वहां पे फौज के सेनापति ने उनसे कुछ इस प्रकार उन्हें कुछ हिदायतें देने की कोशिश की थी, तो प्रचंड ने उन्हें फौरन बर्खास्त कर दिया था। तो वहां पे जो हो रहा है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मामला वैसा नहीं है कि अपने आप ही हो रहा हो। ये सब चीज अपने आप, इस तरह की चीजें अपने आप नहीं होती, अपने आप अराजकता फैल जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक पैटर्न दिखाई पड़ता है, एक क्रम दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, भारत में ये लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या समझ है, ये इसके प्रति इन लोग, अब देखिए आज तक भारत सरकार का क्या वक्तव्य आया नेपाल में इतनी बड़ी घटना हो गई? क्या भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इसके बारे में क्या कहा है? कम से कम मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो आप बताइए। भारत के पड़ोसी देश में, जो कि एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है, जहां की ज्यादातर आबादी हिंदू है, वहां पर इतनी बड़ी घटना हुई। वहां पर पूरे के पूरे लोकतंत्र के जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब जला दी गई। वहां की पूरी सरकार को आम लोगों ने अपदस्थ कर दिया। उनको बाकायदा शारीरिक रूप से उनकी धुनाई की, उनके साथ हिंसा की उन्होंने। पूरा का पूरा नौजवान सड़क पे निकल आया। भारत में क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसके बारे में कोई आधिकारिक वक्तव्य आया? भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से उसके बारे में कोई आधिकारिक वक्तव्य आया? क्या कुछ ये बताया, ये भी बताया? ये तक तो नहीं कहा इन लोगों ने कि हम नेपाल की घटनाओं पर निगाह रखे हुए हैं। कुछ नहीं बोले, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग इतने अक्षम बस हैं, इतना बोले कि समझ में नहीं आ रहा है कि वहां की गतिविधियों पर क्या बोले।
जी। इतना बयान आया था कि हम पड़ोस में शांति चाहते हैं, जल्दी से जल्दी शांति अरे ये स्थापित क्या हो। बात रही? ये क्या बात रही? ये तो वही बात रही कि भारत में गरीबी नहीं होनी चाहिए, हम चाहते हैं गरीबी हट जाए भारत से। ये तो इस प्रकार की बात रही। भाई नेपाल में इतनी कोई छोटी-मोटी घटना थोड़ी ना हो रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है जो हो रही है नेपाल में, और इस तरह की घटना श्रीलंका में हो चुकी है। इसी पैटर्न की घटना आपके पड़ोसी बांग्लादेश में हो चुकी है। मुझे तो लगता है कि भारत का जो शासक वर्ग है, खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सब लोग बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं। इन लोगों के जो प्रतिनिधि टीवी मीडिया में दिखाई पड़ते हैं, जो इनके पक्ष में दिन रात ढोल मंजीरे लेकर इनकी आरती उतारते रहते हैं, आप उनका उनका चेहरा देखिए, कितना मुरझाया हुआ चेहरा है। नेपाल की घटनाओं से वो सब लोग भी बहुत ही, जैसे कहते नहीं, जैसे कि उनको एक तरह का झटका लग गया हो। उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, और ये लोग पत्रकार के तौर पर नहीं सवाल तो उठाना चाहिए कि भाई भारत सरकार क्या कर रही है। आज राज्यपालों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी कि जो राज्यपाल से चुनी हुई सरकारों के विधेयक महीनों महीनों सालों सालों रोके रखते हैं। इस बीच में बेहद काबिल चीफ जस्टिस है देश के, एक लाइन कही उन्होंने तुषार मेहता ने, कहा कि पड़ोस के देशों का, बांग्लादेश का और नेपाल का हाल नहीं देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। सिर्फ एक लाइन, पूरे देश में चर्चा हुई कि चीफ जस्टिस को भी चिंता है कि पड़ोस के देशों में क्या हो रहा है। भारत के हालात क्या ठीक है? सारे ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा क्रांति हो जाएगी, मैं एक बिल्कुल नहीं कह रहा हिंसक क्रांति होगी, लेकिन जेपी का आंदोलन कोई हिंसक क्रांति नहीं थी, अन्ना का आंदोलन कोई हिंसक क्रांति नहीं थी। इन आंदोलनों ने सरकारें बदली हैं। सरकार जब तानाशाह हो जाती है, सरकार जब अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर देती है, सरकार तब चुने चुनाए बने बनाए लोगों को उनके अधिकारों से दूर करती है, चैनलों को बंद कराने का षड्यंत्र करती है। पहलगांव के बाद हमारा चैनल बंद कराया ना, सुप्रीम कोर्ट तक गए हम, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, क्या कम कसूर था? हम यही तो पूछ रहे थे कि पहलगांव के आतंकी कहां से आए, कहां चले गए, ऐसे भी चैनल बंद करा देती है। तो ये आम आदमी का गुस्सा जब फूटता है, 700-800 किसान मर जाते हैं अपनी मांग को लेकर, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार परेशान है, कारपोरेट मजे कर रहे हैं, तो ये एक अन्ना की तरह आंदोलन, एक जेपी की तरह आंदोलन, अगर ऐसा आंदोलन जब जनता को लग गया कि उसके वोटों की चोरी हो रही है, क्या लगता है आपको चीफ जस्टिस की लाइन कितनी महत्वपूर्ण थी कि पड़ोस के देशों का हाल नहीं देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। सब जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत को इससे क्या सबक लेना चाहिए। मैं ही इस बात के ऊपर कई जगह चर्चा कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, 3 दिन के अंदर ही अंदर। यानी कितने लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? हर आदमी पहला सवाल यही पूछता है, भाई नेपाल में जो हो रहा है उसके बारे में सबको जानकारी मिल गई। वो तो नेपाल तो अब घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। काम चलाऊ प्रधानमंत्री कौन होगा? भाई एक 78,000 छात्रों ने, 7,800 छात्रों ने एक बड़ी सभा की वहां पर। नए घटनाक्रम से आप वाकिफ होंगे। और उन्होंने 2.5 घंटे तक आपस में बहस की। फिर उन्होंने जो प्रधानमंत्री पद के उनकी निगाह में उम्मीदवार हो सकते थे, उनको सामने रख के उनके लिए वोटिंग करनी उन्होंने शुरू की। उसके बाद में उन्होंने जो एक सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व न्यायाधीश थी कार्की, उनको सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए। नंबर 2 पर जो काठमांडू के मेयर है और जो छात्रों नौजवानों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं, बालन शाह, नंबर 2 पर उनको वोट प्राप्त हुए। तो अब इस तरीके से वहां पे प्रक्रियाएं चल रही हैं। सेना ने सब चीज अपने 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 कब्जे में ले ली है और सेना छात्रों से उनके हथियार रखवा रही है और कोशिश कर रही है किसी तरीके से वहां पे शांति स्थापित हो। अब प्रश्न इस बात का है, सब लोग ये पूछ रहे हैं कि जो नेपाल में, क्योंकि जब श्रीलंका में हुआ था तब इस बात को पूछने में जरा संकोच था कि इस तरह की पहली घटना थी। एक कांग्रेस ने एक बयान दे दिया था, उस बात पे बीजेपी वाले उसको ले उड़े, तो कहने लगे थे कि आप चाहते हैं इसी तरीके से पब्लिक जो है प्रधानमंत्री के ऊपर टूट पड़े, प्रधानमंत्री के साथ बदसलूकी की जाए, उनके साथ मारपीट की जाए, और आप ये चाहते हैं। इस तो कांग्रेस ने थोड़ा अपना बयान वापस ले लिया था। उसके बाद में दोबारा फिर घटना बांग्लादेश में हुई, अब तीसरी घटना यहां पे ये हो गई। तो अब सब लोग पूछ रहे हैं, कोई सबके मुंह पे एक ही सवाल है कि भारत के लिए इस घटना में क्या सबक है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, भारत में अमीरी गरीबी के बीच में बड़े पैमाने पर खाई बढ़ रही है, सब लोग जानते हैं। जो स्थिति नेपाल की घटना का एक प्रमुख कारण ये भी था। भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ये स्थिति है। लोगों को रोजगार मिलना तो दूर, ऐसी बात नहीं, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनके पास रोजगार है उनके रोजगार छिन रहे हैं उनसे, ये हालत है। यानी जो जो
अर्थव्यवस्था की जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो जीरो नहीं है, माइनस में है। वो माइनस का मतलब है कि रोजगार छिनने की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी स्थितियां भारत के अंदर हैं और लोकतंत्र की कमी की हालत यह है कि जनता के बीच में लगातार यह अविश्वास बढ़ता जा रहा है कि उसका वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी का जो नारा वोट चोरो गद्दी छोड़ो जो लोकप्रिय हुआ, भाई नेपाल की संसद में कभी वहां के प्रधानमंत्री के सामने इस प्रकार के नारे नहीं लगे। भारत में भारत के प्रधानमंत्री के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ के संसद में नारे लगे हैं। और हम लोगों ने खुद नारे लगते हुए टीवी के ऊपर उनको देखा है और प्रधानमंत्री का उतरा हुआ चेहरा देखा है उसके। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जहां मतलब धुआं ऐसे ही नहीं होता, कुछ ना कुछ चिंगारी कहीं होती जरूर है, कुछ ना कुछ समस्या बहुत है और उस समस्या का समाधान इन लोगों के पास नहीं है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, अगर एक इलाके के अंदर कहीं बगावत हो रही है, दूसरा इलाका उस बगावत को सपोर्ट नहीं करता है तो चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं उस तरीके से। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश छोटे छोटे देश हैं, तो वहां पर अगर एक चीज शुरू होती है तो बहुत जल्दी फैल जाती है वहां पर। अब भारत में मान लो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कोई बड़ी बात हो रही है, मान लो तमिलनाडु में नहीं हो रही तो फिर धीरे वहीं तक सीमित रह जाएगी। वहां दक्षिण भारत में हो रही है, उत्तर प्रदेश में पूरा जब नॉर्थ ईस्ट जल रहा था एक जमाने में तो बाकी देश को उसके प्रति चिंता नहीं होती थी। नॉर्थ ईस्ट में जो बगावतें हो रही थी और फौज वहां पर सक्रिय थी। कश्मीर में जो होता था तो बाकी देश अफसोस करता था, लेकिन उस तरीके से वो उस राजनीति के साथ जुड़ नहीं पाता था। ये बहुत बड़ा देश होने के कारण और जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी मल्टी सेक्टर है। अगर एक सेक्टर ठीक नहीं काम कर रहा है, दूसरा सेक्टर कुछ बेहतर काम करता है तो वो उसको संभाल लेता है। इसलिए मामला अभी बचा हुआ है। भारत की सरकार जो है और बजट बहुत बड़ा है, संसाधन ज्यादा है, तो वो 80 करोड़ लोगों को वो लोग मुफ्त अनाज दे सकते हैं, उसकी वजह से बचा हुआ है मामला। लेकिन ये चीज हमेशा नहीं चल सकती है। ठीक बात, हमेशा नहीं चल अनाज देना रोकना पड़ेगा इन्हें। जब अनाज देना रोकेंगे तो जिनको अनाज अभी मिल रहा है वो लोग किस तरह क्या सोचेंगे, किस तरह प्रतिक्रिया करेंगे, इस सोच का ही सरकार घबरा जाती है। आप कभी बीजेपी के किसी मंत्री से कहिए कि आप ये बंद कर दीजिए लोगों को अनाज देना मुफ्त, ये लोग सोच भी नहीं सकते कि हम अनाज देना मुफ्त करना बंद कर सकते हैं। ये हालत है। जैसे ही आपने बंद किया अनाज देना, पता नहीं क्या होगा।